Hello everyone, welcome to the Golden Law. So today we are going to do the multiple choices questions. तो हमने हमारे लास्ट दो लेक्चर में दैट इज आवर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 उसमें 1 to 3 सेक्शन जो थे वो कवर किए थे एंड साथ में कुछ इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री कवर की थी. तो अभी आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हमारी क्या होती थी जहां पर गुड्स की कस्टडी जो थी वो चेंज नहीं होती थी. ठीक है ना, जो गुड्स थी वो वहीं पे रहती थी जहां पर पहले थी. सिर्फ जो पर्सन था जो गुड्स को होल्ड कर रहा था वो किसी और के बिहाफ पे पहले कर रहा था एंड आफ्टर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो किसी और के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड करता था. ठीक है, तो यहाँ पर द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ लीडिंग अटॉर्नमेंट बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, इन दोनों में से कौन सी हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है? दोनों ही हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है. ठीक है, चाहे बिल ऑफ लीडिंग ट्रांसफर करो, अगर बिल ऑफ लीडिंग ट्रांसफर हो रहा है तो भी जो गुड्स की कस्टडी है, गुड्स की जो पोजेशन है वो उसी पर्सन के पास रहती है. अगर टॉर्नामेंट होता है तो उस केस में भी जो गुड्स की पोजेशन है वो उसी पर्सन के पास रहती है. नाउ बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? A negotiable instrument like a bill of exchange, a negotiable instrument like a promissory note, either A or B, neither A or B. So ये दोनों जो थे वो रिगार्डिंग की पेमेंट के रिगार्डिंग होते हैं बेसिकली. ठीक है, तो एंड जो बिल ऑफ लेडिंग है वो हमारा क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट जो कि किसके रिगार्डिंग होता है? टाइटल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग. तो ये ना ही तो ए है ना ही ये बी है. ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स गिवन इन सेक्शन 2 clause 4 of sale of goods act 1930 is exhaustive and descriptive only A and not B. तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होती है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वो होती है जहां पर जो कुछ भी मतलब जो जो चीजें भी इंक्लूड होनी होती है वो उसी डेफिनेशन के अंदर दी होती है. ठीक है, वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन होती है. ठीक है, जो भी चीजें उस डेफिनेशन में से इंक्लूड या एक्सक्लूड करनी होती है वो उसी डेफिनेशन के अंदर दी होती है. एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो होती है वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए होती है कि ये चीजें इसके अंदर आ रही है और ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके अंदर आएंगे. तो ना हमारी जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स की डेफिनेशन है वो हमारी descriptive definition है. Next question we have is which of the following documents is a document of title to goods? Bill of exchange, community notes, documents, all of the above. तो इनमें से भी कौन सी हमारी document of title to goods हैं? Bill of exchange, community notes जो है वो हमारी document of title to goods नहीं होती. Documents को हम कह सकते हैं बस. ठीक है, next step, future goods has been defined in the Sale of Goods Act 1930 under section 2 clause 5, 2 clause 6, 2 clause 7, 2 clause 8. तो अभी हमारी जो फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है? देखो 2 क्लास 5 में हमें दी गई है फॉल्ट की डेफिनेशन. ठीक है, 2 7 में हमें गुड्स की डेफिनेशन दी गई है एंड 2 क्लास 8 में हमें, तो इसमें हमें इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन दी गई है एंड 2 क्लास 6 में जो है हमें फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन दी गई है. सो द करेक्ट आंसर इज section 2 clause 6. Next question we have is the definition of goods is given in section 2 clause 7 of the Sale of Goods Act is the same as given under. तो जो 2 क्लास 7 के अंदर गुड्स की डेफिनेशन दी गई है वो कहाँ पे दी गई है? और उसके अलावा अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, अंडर टीपीए, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नीदर ए नॉर बी नॉर सी. तो अभी हमारी जो गुड्स की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमें और कहीं पे भी नहीं दी गई है. सो इट्स नीदर ए नॉर बी नॉर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इज गवर्न्ड बाय. अभी एक्शनेबल क्लेम के जो ट्रांसफर है वो कहाँ पे गवर्न करते हैं? एक्शनेबल क्लेम जो है वो बेसिकली किस में आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है. तो टीपीए के अंदर वो गवर्न किया जाएगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी में है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ही गवर्न की जाती है. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप in goods, special property or ownership in goods, both A and B, and either A or B. So it's a A. Then the term specific goods have been defined in the Sale of Goods Act under section 2 clause 12, 2 clause 15, 2 clause 13, 2 clause 14. तो अभी 2 clause 12 में हमें कौन सी डेफिनेशन दी गई है? 2 clause 12 में हमें क्वालिटी ऑफ गुड्स की डेफिनेशन दी गई है. देन 2 clause 15 में हमें दी गई है दैट जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे नहीं दिए गए बट आईसीए में दिए गए हैं तो उसका सेम मीनिंग होगा. 2 clause 13 में हमें डेफिनेशन दी गई है सेलर की एंड इन 2 clause 14 वी हैव डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इट्स डी. Now quality of goods under section 2 clause 12 of sale of goods has addressed
Fitness for particular purpose, state or condition, description, either A or B or C. So here we have state or condition. Now next question we have is under section 2 clause 14 of Sale of Goods Act, specific goods means goods which are capable of identification, general goods, goods identified and agreed upon. So हमारी 2 clause 14 की definition क्या कहती है? That specific goods means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale. Now next question we have is seller means a person who sells or agrees to sell goods, who only sell goods. Here we have who sells or agrees to sell goods. जो यहाँ पे सामान बेच रहे हैं या फिर agree कर रहे हैं that he will sell in the future, दोनों ही seller की definition में आते हैं. Next question we have is question number 13. Delivery within the meaning of section 2 clause 1 of Sale of Goods Act 1930 can be actual, constructive, symbolic. तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो तीनों ही जो है क्लासिफिकेशन है हमारी डेफिनेशन की. सो हियर इट्स ईदर ए और बी और सी. Next question we have is the fixed deposit receipts are used within the meaning of section 176 of Indian Contract Act and section 2 clause 7 of Sale of Goods Act. The statement is false, ambiguous, partly true and true. It's true. ठीक है ना. So we had done our case ना जहां पर उन्होंने कहा था कि फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट जो होती हैं वो गुड्स होती हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अच्छा तो विच केस वाज इट? एसबीआई वर्सेस श्रीमती नीला अशोक. ठीक है ना. तो ये वाला केस था जहां पर ये चीज हेल्ड की गई थी जो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स है हमारी वो गुड्स होती हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट and section 2 clause 7 of Sale of Goods Act. Now last we have is the term property has been defined in the Sale of Goods Act 1930 under section 2 clause 9, so 2 clause 10, 2 clause 11, 2 clause 12. Now 2 clause 9 हमारा किसको डिफाइन कर रहा है? मर्केंटाइल एजेंट को. ठीक है ना. 2 clause 12 हमारा 10 किसे डिफाइन कर रहा है? प्राइस को. 2 clause 11 हमारा किसे डिफाइन कर रहा है? प्रॉपर्टी को. एंड 2 clause 12 हमारा किसे डिफाइन कर रहा है? क्वालिटी ऑफ गुड्स को. ठीक है. तो हियर प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइन की गई है? अंडर 2 clause 11. So this was our some multiple choices questions regarding section 1 to 3. I hope you like my video. If you like it, do like my video and subscribe my channel. And if you have any doubt, you can ask me in the comments. Thank you.